एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमको जो करना है वो कौन सा है, महाजनपद। महाजनपद है ना, इंग्लिश में वही लिखेंगे इसको, महाजनपदास। ठीक, देखो थोड़ा सा रिकैप करके चलते हैं। रिकैप में ये है, हम लोग अभी तक दो चीजें देख चुके हैं, एक तो पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता देख चुके हैं, और इसके बाद हम क्या देखे थे, इसके बाद कौन सा आता है, उत्तर वैदिक आता है, उत्तर वैदिक सभ्यता हम देख चुके हैं, है कि नहीं। और इससे पहले का जो टाइम था वो कौन सा, इंडस वैली वाला टाइम था, इसको यहां लिख लेता हूं, इंडस वैली वाला टाइम था। इंडस वैली ये लगभग 1500 BCE से पहले का है ना। इसका जो टाइम होता है वो होता है 1500 BCE से लेकर कब तक का, 1000 तक का। और ये जो था वो था 1000 से लेकर के 1000 BCE से लेकर के लगभग 600 BCE के तक का टाइम चलता है। अब ये जो महाजनपद वाला टाइम है ये भी लगभग कब के आसपास का है, तो 600 BCE का, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, महाजनपद किसे कहते हैं, तो महाजनपद बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, कितने शहर थे, टोटल 16। तो इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है, पहला कौन सा, बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और दूसरा एक जैन साहित्य है, जैन साहित्य कौन सा, इसको बोलते हैं भगवती सूत्र। ये दोनों डॉक्यूमेंट लगभग 600 BCE के आसपास के हैं। कब के हैं, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो बुक है वो कौन सा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और जैन साहित्य है जो भगवती सूत्र है, ये दोनों लगभग 600 BCE के आसपास के हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में हमको टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद बताए गए हैं, तो टोटल 16 महाजनपद बताए गए हैं। 16 महाजनपद कहने का मतलब है कि बड़े बड़े शहर है ये, कितने, 16। उस समय टोटल इंडिया में कितने महाजनपद एक्सिस्टेंस में थे, तो 16 महाजनपद थे। इस बात को ध्यान रखना है। जानकारी का सोर्स कौन सा है, तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में टोटल जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उन सब में भारत में उस किस समय में, 6th सेंचुरी BC में, 6th सेंचुरी के आसपास में टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। पहले हम उनके नाम को देख लेते हैं, उसके बाद आगे इनको महाजनपद या शहर क्यों कहा जाता है इस पर चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर लिख लें क्या उसको, पहला इसको ट्रिक याद रखना है। 16 महाजनपद याद करने का ट्रिक क्या क्या होगा, तो पहला जो नाम आएगा ए से, ए से कौन कौन सा, अंग, और बड़ा करूं क्या इसको, अंग। दूसरा नंबर पर अवंती, अंग अवंती। तीसरे नंबर पर अश्मक। ठीक है, अंग अवंती अश्मक, ये ए से 3 नाम हो गया। इसके बाद आएगा कौन से, एम से। ठीक है, ध्यान रखना ना, एम से कितने फिर 3 आ जाएंगे, कौन सा, मगध। 5वें नंबर पर मल्ल, 6वें नंबर पर मत्स्य। ठीक, कितने हो गए, ए से अंग अवंती अश्मक मगध मल्ल मत्स्य। अंग की जो राजधानी होगी वो होगी कौन सी, चंपा। अंग की राजधानी कौन सी, चंपा। अवंती का प्रतिष्ठान, सॉरी प्रतिष्ठान नहीं, इसका कौन सा जाएगा, उज्जैन या माहिष्मती। अवंती का उज्जैन या कौन सा, माहिष्मती, ना वही बाहुबली वाला माहिष्मती। ठीक है, उसका अश्मक का प्रतिष्ठान, इसका नाम प्रतिष्ठान, या कहीं कहीं पर इसका नाम पैठान। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर कोटली, ऐसा नाम मिलता है इसका। ठीक है, मगध का कौन कौन सा हो जाएगा, तो गिरिब्रज, उसके बाद राजगिरी। ठीक है, गिरिब्रज, राजगिरी, और कौन सा होगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, मल्ल का क्या हो गया, अंग का चंपा, अवंती का उज्जैन या माहिष्मती, अश्मक का प्रतिष्ठान पैठान कोटली, मगध का गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र। मल्ल का हो जाएगा कौन सा, कुशीनारा, कुशीनगर है ना, कुशीनगर या कुशीनगर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, पावापुरी। ठीक है, कौन कौन सा, कुशीनगर या पावापुरी। मत्स्य का हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर। ठीक, ये कितने हो गए, ये 6 हो गए। बाकी को यहीं पे लिख चलते हैं। उसका कौन सा, के से आ जाएगा ना, के से कौन सा, 7वें नंबर का काशी, 8वां नंबर में कौशल, कौशल के बाद 9वां नंबर कंबोज, और 10वां नंबर जाएगा कौन सा, कुरु। ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए। ए से कौन से, अंग अवंती अश्मक, और से नाम आ रहा है। एम से मगध मल्ल और मत्स्य, के से काशी कौशल कंबोज कुरु।
काशी का जो कहा जाएगा राजधानी वाराणसी, वाराणसी इसकी राजधानी हो जाएगी। कौशल की श्रावस्ती, श्रावस्ती, या फिर इसकी दूसरी राजधानी कौन सी, अयोध्या। ठीक। कंबोज का हाटक या फिर इसका राजपुर। ठीक, हाटा के राजपुर। कुरु का इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ या फिर कौन सा, हस्तिनापुर। हाँ, ये वही वाला है, कुरु का जो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, जो हम अपन महाभारत में देखते हैं। ठीक, इसके बाद 4 और बच जाएंगे, तो 4 को ऊपर में लिख ले, ये साथ में लिखते चलो, है ना। ठीक, ए एम के, उसके बाद ये नाम आ जाएगा किससे, बी से। बी से 2 नाम है, कौन से, एक है वज्जी और दूसरा कौन सा, वत्स। ये हो जाएगा आपको 11 नंबर का, ये हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, वज्जी से हो जाएगा कौन सा, वैशाली। ठीक, और वत्स का राजधानी क्या हो जाएगा, राजधानी कौन सी, कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद 13, 14, 15 और ये कौन सा, 16। 13 नंबर में आ जाएगा आपको गांधार, उसके बाद पांचाल, उसके बाद सुरसेन, सुरसेन के बाद आखिरी में चेदी महाजनपद। ठीक है, गांधार का तक्षशिला, गांधार की राजधानी कौन सी आएगी, तक्षशिला। पांचाल का अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, उसके बाद सुरसेन का मथुरा, और इसका चेदी कौन सा आएगा, शक्तिमती, शक्तिमती। ठीक, तो ये कौन से होगा, ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानी हो गई। एक बार इंडिया के मैप में भी हम देखते चलेंगे, इसमें से कुछ कुछ छोटी छोटी विशेष बातें उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसमें एक वज्जी, ठीक है, वज्जी कौन सा जाएगा, गणतंत्र, गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, यहाँ पर कहा वज्जी में। और एक हो जाएगा आपका मल्ल में। ठीक, मतलब ये पहला नंबर, 5वां नंबर का, और ये 11वां नंबर का। देखो, हमको एक जैन साहित्य था, दूसरा बौद्ध साहित्य था। इन जैन साहित्य में देखो, यहाँ पर नाम किस तरीके से क्या, जैन में कौन सा था, भगवती सूत्र। ठीक, भगवती सूत्र था। और बौद्ध में था आपको कौन सा, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की हैं, 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास में है। इन दोनों किताबों में हमको इन 16 महाजनपद की जानकारी हमको मिलती है कि लगभग 6th सेंचुरी बीसी में जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है, उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद में, यानी कि आपका पोस्ट वैदिक एरा के खत्म होने के बाद में, भारत में 16 बड़े बड़े शहरों का जिनको उदय होता है, जिनको क्या कहा जाता है, महाजनपद के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात। हम पूर्व वैदिक काल में ये पढ़े थे कि यहाँ पर जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, याद करो, जब पूर्व वैदिक काल में पढ़े थे तो सबसे बड़ा व्यवसाय क्या होता था, ये क्या करते थे, तो पशुपालन करते थे। ठीक है, पशुपालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, हाँ कि नहीं। जबकि एग्रीकल्चर या कृषि इनका नहीं के बराबर होता था, क्योंकि इस समय तक ये माना जाता है कि जो धातु है, कौन सा, लोहा, कौन सा मेटल, लोहा, इस समय तक नहीं खोजा गया था। यानी कि पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते क्या कर लिया जाता है, लोहा खोज लिया जाता है, एक कठोर धातु लोहा खोज लिया जाता है। इस समय तक यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, यानी कि जो मेन ऑक्यूपेशन है, वो किसी बदल जाता है। यहाँ पर क्या था, पशुपालन करते थे, जानवरों को पालते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पशु कौन सी थी, गाय थी। ठीक, गाय का पालन करते थे लोग, याद करो बताया था, गाय से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग टाइम लोग लेके चलते थे, हाँ कि नहीं। तो पूर्व वैदिक काल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, यानी कि मेन ऑक्यूपेशन था अपने लाइफ के लिए या जीवन यापन करने के लिए, वो पशुपालन था। और पशु भी कौन सा था, एक गाय था और दूसरा घोड़ा। गाय और पालते थे और क्या पालते थे, घोड़ा पालते थे। ये दोनों मुख्य पशु था, क्योंकि गाय इनको पोषण करती थी, खाने पीने का सामान देती थी, उसके बाद घोड़ा क्या करता था, रथ चलाता था, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण पशु माने गए थे। पूरा साम्राज्य में जो उसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी, वो सबसे ज्यादा रईस होता था। मैं बताया था आपको, अलग अलग नाम थे, जैसे शान, गोधुली कहते हैं, सारे गाय से जुड़े हुए थे। ठीक, लेकिन जैसे ही समय उत्तर वैदिक काल का पहुंचता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ये पशुपालन किसमें बदल जाता है, कृषि में। यानी कि लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक हम ये मानते हैं कि लोहा क्या कर लिया गया था, खोज लिया गया था। बात समझ में आ रही है। अब ये जो डिस्कवरी ऑफ आयरन है, ये जो लोहा है, जो कठोर धातु है, जिसकी वजह से लोग कृषि कर रहे हैं, ये यहाँ पर मेन फैक्टर बनेगा किसके लिए, महाजनपद, यानी कि राइज ऑफ महाजनपदास के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन करते थे, क्योंकि लोहा खोजा नहीं गया था। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहा खोज लिया जाएगा। लोहा खोजने की वजह से किसमें लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, यानी कि जो मेन ऑक्यूपेशन है, किसमें बदल जाएगा, एग्रीकल्चर में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और यही कारण बनेगा किसके लिए, राइज ऑफ महाजनपदास के लिए। यहां तक बात क्लियर है।
अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब लोग क्या करने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं, ठीक है, लोग क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, तो उनकी बसाहट कहाँ होने लगती है, कहाँ पर जाके बसने लगते हैं, वो नदियों के किनारे जाकर बसने लगते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि जितने भी 16 महाजनपद है ये किसी ना किसी नदी के किनारे जाकर बसे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में दो चीजें हमको देखने मिलती है। पूर्व वैदिक काल में याद करो, राजा का जो चुनाव करते थे वो कौन कौन करते थे, एक तो थी संस्था जिसका नाम था सभा, और एक और संस्था थी जिसका नाम क्या था, समिति था। याद करो, ये दोनों सभा और समिति, जिनको प्रजापति की जुड़वा बहन बेटियां कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है, ये पूर्व वैदिक काल में राजा का चुनाव करती थी। मतलब राजा का चुनाव किस प्रकार होता था, तो राजा का जो चुनाव होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से, इसको ही पढ़ लिख के चलता हूं, गणतंत्र कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गणतांत्रिक तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये सभा और समिति मिलकर इसका चुनाव करती थी, राजा का चुनाव करती थी। यानी कि इस समय तक, पूर्व वैदिक काल तक, राजा का चुनाव, जो राजा होता था वो वंशानुगत, मतलब कि बोलते मोनार्की हायरार्की सिस्टम बोलते हैं ना, जिसमें वंशानुगत होता है, मतलब पहले पिता राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। तो इस समय तक ऐसा सिस्टम नहीं होता था। बात समझ में आ रही ना आपको? यहाँ तक क्या होगा, ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। इसके बाद जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा, देखो पूर्व वैदिक काल किसको कहते थे, जो ऋग्वेद जब लिखा गया, कब, तो ऋग्वेद का समय था। ऋग्वेद के बाद जब बाकी वेद लिखे गए थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इसमें हमको ये मालूम चलता है कि जो राजा गणतांत्रिक तरीके से चुना जाता है वो किसमें बदल जाता है, इसमें क्या हो जाता है, वो वंशानुगत हो जाता है। क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है, यानी कि मोनार्की सिस्टम आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सिस्टम आ जाती है, मोनार्की सिस्टम आ जाती है। अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बात समझ में आ रही ना? और ये जो राजा होगा ये क्या करना चाहेगा, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, यानी कि अपने एम्पायर क्या करने लगेगा, एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसको चाहिए होगा हथियार, या अलग अलग भाला बनाना है, या कुछ, भाई युद्ध करेंगे ना सैनिक, तो सैनिक को युद्ध करने के लिए औजार चाहिए होगा। वो औजार किससे बनाया जाएगा, तो वो औजार बनाया जाएगा लोहे से। बात समझ में आ रही है आपको, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? यहाँ तक लोहा नहीं खोजा गया है, राजा गणतांत्रिक तरीके से होता है, मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। उत्तर वैदिक काल में लोहा खोद लिया जाता है। अब राजा गणतांत्रिक तरीके से नहीं, वंशानुगत चुना जाएगा, और ये जो राजा वंशानुगत चुना गया है वो साम्राज्य विस्तार करेगा, और उसको युद्ध करने के लिए औजार की जरूरत पड़ेगी, जो ये लोहे से बनाएगा। इसके साथ में इनकी जो बसाहट होगी वो नदियों के किनारे होने लगेगी। क्यों नदियों के किनारे? क्योंकि नदियों के किनारे की जो जमीन होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है, उपजाऊ, यानी कि हाईली फर्टाइल होता है, जो नदी बेसिन के आसपास का जो सॉइल होता है वो। ठीक है, बात यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो दो फैक्टर हमको, ये कौन सा है, एक तो लोहा और दूसरा एग्रीकल्चर। क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर करना सीख गए हैं, लोग कृषि करना सीख गए हैं, इसीलिए वो घूमेंगे नहीं, घूम घूम के नहीं रहेंगे, वो एक ही जगह पर रुकेंगे, और एक ही जगह पर रुक कर क्या करेंगे, इत्मीनान से अपनी खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, फसल के पकने का इंतजार करेंगे। तो ऐसे में एक जगह परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, अलग अलग जगह पर उनके सेटलमेंट बन जाएंगे, लेकिन बस्तियां बसती जाएंगी। उन बस्तियों में वो बस्तियां क्यों बसा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करना सीख गए, खेती करना सीख गए। बात समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो ये जो शहर थे, अब चूंकि ये खेती कर रहे हैं, खेती करने के लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, राजा साम्राज्य विस्तार कर रहा है, तो उसने हथियार बनाना सीख लिया है। बात समझ में आ रही है? अब जब कृषि अच्छे से होगा, नदी किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो इनसे क्या होगा, इनके पास में अनाज बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न करेंगे ये, और इस अनाज की सहायता से ये अपनी रोजमर्रा की चीजों को, जैसे कि क्या मतलब, अब पहले क्या होगा, पैसे के फॉर्म में गाय चलता था, बताया था आपको, पशु मुद्रा थी, गाय को क्या समझा जाता था, मुद्रा समझा जाता था, है ना भाई, कि युद्ध करना है तो गाय के लिए युद्ध होगा। अब जैसे ही कृषि का स्टार्ट हो गया, लोग अनाज उगाने लगे, शाकाहारी लोग क्या करने लगे, अनाज उगाने लगेंगे, तो अब जो पैसे का जो स्थान था, करेंसी गाय से बदलकर किसमें बदल जाएगी, अनाज बदल जाएगी, क्योंकि खेती करने से इनके पास में बहुत सारी मात्रा में क्या उत्पन्न हो रहा है, अनाज उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अब अनाज किसका फॉर्म ले चुका है, करेंसी का, यानी कि अनाज की क्या बन चुका है, मुद्रा बन चुका है। बात समझ आ रही है आपको? अनाज मुद्रा बन गया है। अब इन लोग कोई भी काम कराने के लिए पहले गाय के बदले करते थे, अब किसके बदले करेंगे, अनाज के बदले करेंगे। पल्ले पड़ रहा है, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है जी। उत्तर पूर्व वैदिक काल में गाय मुद्रा होगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। लोग पशुपालन की जगह पर कृषि करने लगेंगे, कृषि करने की वजह से लोहे के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा इनके पास अनाज का भंडार होगा, और अनाज किसके बदले इस्तेमाल किया जाएगा, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अब पशु मुद्रा से वस्तु विनिमय की तरफ हम जा रहे हैं। बात समझ आ रहा है? जब पैसे के स्थान पर गाय को इस्तेमाल किया जाता था, अब किसी सामान को खरीदने के लिए, यानी कि व्यापार कैसे किया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वस्तु विनिमय। किससे व्यापार किया जाएगा, वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करके क्या किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। कौन से वस्तु, जो कि क्या थे, अनाज थे। अब क्योंकि अनाज आ चुके हैं, तो जैसे बहुत बड़े बड़े दुर्ग बनाना, दुर्ग या किले, या इसको बोल सकते हैं मकान बनाना, औजार बनाना, ठीक है, अपनी खुद की सेना रखना, क्योंकि पूर्व उत्तर वैदिक काल में राजा साम्राज्य विस्तार तो कर रहा है। राजा साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या चाहिए, एक तो उसको औजार चाहिए, दूसरी को सेना चाहिए, और वो दोनों रख सकता है किसकी सहायता से, अनाज। भाई उसको वो क्या देगा, सैलरी के बदले में अनाज देगा, और अनाज दे रहा तो उनके पास क्या उत्पन्न आ गई, सेना आ गई, उनके पास बहुत सारे औजार आ गए, लोग बड़े बड़े क्या करने लगे, किलेबंदी या मकान या महल अपने लिए बनवाने लगे। बात समझ में आ रही है? इनसे ज्यादा, ठीक है, यही आगे जाकर किसको जन्म देंगे, जनपद को। ठीक, और इन जनपदों के बनने से क्या बनने लगेगा, महाजनपद। समझ में आया? एक बार फिर से रिकॉल करो। देखो, पूर्व वैदिक काल में हम पढ़े थे कि लोग क्या करते थे, गाय को मुद्रा के फॉर्म पर लेकर चलते थे, उनका मुख्य काम क्या था, पशुपालन था।
उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा जो गणतांत्रिक तरीके से चुना जाता था पूर्व वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में अब कौन सा सिस्टम हो चुका है, वंशानुगत आ चुका है। ठीक, वंशानुगत तरीके से जो राजा बनता था वो साम्राज्य विस्तार करने की प्रवृत्ति रखता था, वो साम्राज्य विस्तार कर पा रहा था कि लोहे को खोज लिया गया था, उसी लोहे से वो औजार बनाना शुरू करता था। ठीक है, और लोहे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, कृषि के लिए भी किया जा रहा था। कृषि बहुत ज्यादा होने से नदियों के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी होती थी उनसे क्या था, उनके पास भारी मात्रा में अनाज स्टॉक होने लगा था, और इसी अनाज के बदले में है ना क्या करने के वस्तु विनिमय शुरू हुआ। तो कह सकते हैं कि आप क्या कि दूर जनपद हुआ, बड़े बड़े व्यापारिक बाजारों का उत्पन्न हुआ, उदय हुआ कह सकते हैं। बड़े बड़े क्या बनने लगे, बाजार बनने लगे, जो कि किसमें बदल गए, जनपद में, और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बना लिए, महाजनपद बना लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो महाजनपद बनने के लिए क्या क्या चीज सबसे प्रमुख रूप था, एक तो लोहा और दूसरा कृषि। ठीक, ये दोनों जब स्टार्ट हुआ था तब लोग क्या करने लगे थे, जो घूम घूम कर रहते थे चारे की तलाश में, या जो आर्य थे ना चारे की तलाश में या खाने की तलाश में घूमते थे, वो एक जगह पर रहना शुरू कर दिए। ठीक, और इस तरीके से क्या हुआ, महाजनपद का उदय इतिहास में देखा जाता है। बात समझ में आया। अब जैसे ही लोगों के पास फूड सिक्योरिटी आएगी, क्या अनाज आएगी तो फूड सिक्योरिटी आएगी ना भाई, खाद्य सुरक्षा उत्पन्न होगी, है ना। इससे फिर क्या नए नए धर्म विचार, बात समझ आ रही, नई नई चीजें हमको दिखाई देने लगेगी जब से महाजनपद आएंगे तो। ठीक, और यही वो टाइम होता है जब भारत में दो नए धर्मों का उदय होता है, एक कौन सा, जैन, और दूसरा कौन सा, बौद्ध। ठीक, भैया दोनों राज परिवार के तो बिलोंग करते थे, जो कि कहां के थे, महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक थे, जब इनको हम देखेंगे कौन को, जैन को और बौद्ध को। बात समझ में आ गई ना। ठीक, ये दोनों किसके धार्मिक आंदोलन चलाते थे, ये किसके लिए जाने जाते हैं, धार्मिक आंदोलन। ठीक, तो महाजनपद टाइम में क्या क्या चेंजेस हुआ देखने को मिला, अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे कि महाजनपद का जानकारी को मिलता है भगवती सूत्र से और अंगुत्तर निकाय से। इस समय जो लोहे की खोज कर ली गई थी, ठीक है, ये जो लोहे की खोज कर ली गई थी, इससे कृषि में बहुत ज्यादा सुधार होने लगा। फूड सिक्योरिटी की वजह से क्या हुआ, ये मुद्रा का स्थान ले लिया, लोग वस्तु विनिमय करने लगे, जिससे क्या हुआ, बाजार का उत्पन्न हुआ, है ना, औजार सेना ये सब रखना शुरू किया साम्राज्य विस्तार करने के लिए। ठीक, जैसे जनपद में और आखिर में किसका, महाजनपद का उदय हुआ। इन महाजनपदों में दो तरह की शासन प्रणाली मिलती थी, ये मिटा दें क्या इसको। इन महाजनपद में दो तरह की शासन प्रणाली हमको देखने को मिलता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है ना, एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। महाजनपद में दो तरह की शासन प्रणालियां थी, कौन सा, एक था जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, आप प्रजातंत्र कहिए या इसको क्या कहिए, गणतंत्र कहिए। ठीक, दूसरा वो था जिसको हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। ठीक, या इसको इंग्लिश में मोनार्की, हायरार्की सिस्टम बोल सकते हैं। अभी जो क्या चला था, वंशानुगत चल रहा था। बात समझ आ रहा, बात बेटा बेटी की बात में आगे वो चलता रहेगा। जो प्रजातांत्रिक जो कह सकते थे, जो गणतंत्र थे, उसमें जो सबसे प्रमुख गणतंत्र थे वो दो थे, एक था कौन सा, वज्जी, और दूसरा कौन सा, मल्ल। ये दो महाजनपद हैं जहां पर क्या चल रहा था, गणतंत्र चल रहा था। ठीक है, इन सब में जो सबसे बड़ा महाजनपद है वो महाजनपद कौन सा कहलाएगा, तो हो जाएगा वैशाली, वैशाली नहीं सॉरी, अवंती। अवंती सबसे बड़ा महाजनपद बनकर सामने आएगा। बाद में जब टाइम आगे निकलता है, ठीक है, तो जो गंगा नदी के किनारे वाला जगह कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वाला इलाका, वहीं पर तो बहुत ज्यादा लोहा मिलता है, वहीं पर तो सब सारे महाजनपद जाकर बसेंगे। ठीक, तो अभी इस समय में जब 6th सेंचुरी बीसी में कौन सा, अवंती सबसे बड़ा महाजनपद है। आगे चलेंगे तो चूंकि उपजाऊ मिट्टी है, लोहे की बहुत भरमार है वहां पर, है कि नहीं, पानी भी पर्याप्त है, कहां पर, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में, जो गंगा नदी के किनारे इलाका है वहां पर। बाद में जो सबसे बड़ा महाजनपद बन के आएगा वो आएगा मगध। ठीक, मगध आएगा, और यहीं से भारतीय इतिहास शुरू होता है। जब हम लोग क्या कहते हैं, साम्राज्यों का, अलग अलग साम्राज्यों क्या होता है, उदय होता है, वो कहां पर होता है, मगध में होता है। बात में आ रहा, समझ आ रहा कि वहां पर अलग अलग राजवंश, मौर्य, गुप्त, ये सब राजवंश आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, मगध में। ठीक, इसको आप पढ़ेंगे आगे हम लोग, मगध का उत्कर्ष या राइज ऑफ मगध वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग करेंगे। ये स्टोरी आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। इनके अलावा लक्ष्मी, लक्ष्मी सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में जाना जाएगा। यहां तक का मामला क्लियर है। ठीक, ये जो लक्ष्मी है ये वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है, क्या, फर्स्ट। ठीक, किसको, लक्ष्मी को। ठीक, तो ये 16 महाजनपद हो गए, ये क्लियर है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो अवंती है कौन सा, अशमाक, सॉरी अशमाक, ये एकमात्र साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में पड़ने वाला महाजनपद होगा। बाकी उसके बाद आप जिसे आएंगे यहाँ कहां पर, ये तक्षशिला वाला कहा गया, ये गांधार, ये पड़ेगा आपको पाकिस्तान में। कहां पड़ेगा, तो पाकिस्तान में पड़ेगा, कौन सा, गांधार या तक्षशिला। ठीक, उसके बाद एक आपका कंबोज होगा, कहा गया, ये कंबोज, ये पड़ेगा आपको अफगानिस्तान में। ये दोनों है, कंबोज और गांधार, जो भारत से बाहर रहेंगे, बाकी ये सब भारत में मिलेंगे आपको। ठीक है, और कौन सा बताया, अशमक, जो कि साउथ इंडिया में पड़ेगा। ठीक है,